हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब अगला टॉपिक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री जनन तंत्र। जैसा कि मेल में आप लोगों ने देख लिया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी श्रोण क्षेत्र या पेल्विक रीजन में होता है। आइए हम लोग इसी का स्टडी आज करते हैं। स्त्री जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी जो मान लीजिए एक फीमेल है, ये इसका धड़ है और तो यहाँ जो पूरा धड़ होता है, शरीर होता, बॉडी होती है, उसको दो भागों में या ऊपर वाले को वक्ष और नीचे वाला उदर में बांट देते हैं। ठीक है ना। इसके जो उदर है या एब्डोमेन है, एब्डोमिनल की जो अंदर की आंतरिक संरचना है, उसे एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहते हैं। उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है, वास्तव में यहाँ से अगर एब्डोमिनल कैविटी है तो एब्डोमिनल का ऊपर का रीजन और एब्डोमेन का नीचे का, तो लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन। क्या क्या? अपर एब्डोमिनल कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी। जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, इसी एरिया को श्रोण क्षेत्र या पेल्विक रीजन कहते हैं। पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन में ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्थित होता है। जैसे ये मैंने एक यूटेरस बनाया, फैलोपियन नलिका, और ये यूटेरस का सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। तो जो वेजाइना है या वेजाइनल ओरिफिक, जो वेजाइनल द्वार है जिसको योनि द्वार कहते हैं, योनि द्वार, ये बाहर के ये बाह्य जननेंद्रिय। क्या है? बाह्य जननेंद्रिय। तो बाहर से देखने में सिर्फ बाह्य जननेंद्रिय ही दिखाई देती है, बाकी सारा जो सिस्टम है वो सिस्टम बॉडी कैविटी और खासकर श्रोण क्षेत्र के जो उदर गुहा है वहाँ स्थित होता है। तो हम लोग पूरा सिस्टम देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्त्री जनन तंत्र है इसमें होता क्या क्या है। इसका जो प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय या ओरी, अच्छे से है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसमें ओवम बनता है और हार्मोन्स बनते हैं। यही ओवम जो है स्पर्म से फर्टिलाइज करता है, जिससे जाइगोट बनता है। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। उसके बाद अंडवाहिनी जिसे ओविडक्ट और इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। गर्भाशय या यूटेरस, गर्भाशय इसको भी पढ़ेंगे। और गर्भाशय के बाद गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स। और इसके बाद आता है योनि या वाइजाइना। वाइजाइना के बाद हम लोग देखेंगे बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेरिया, एक्सटर्नल
जेनिटेलिया। और इसके साथ साथ एक पेयर मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से इन सभी से जुड़ी होती है, तो जिसे स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। तो फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। अंडाशय, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 या 1 जोड़ी। एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है श्रोणि क्षेत्र में, दोनों तरफ, गर्भाशय के दोनों तरफ होता है। अंडवाहिनी जो फैलोपियन नलिका कहते हैं, इनकी भी संख्या 2 होती है। गर्भाशय 1 होता है, गर्भाशय ग्रीवा भी 1 होती है। योनि, यह भी 1 होता है। बाह्य जननेंद्रिय, इसके अंतर्गत वेजाइना, ठीक है ना, लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ और भक्षेप, ये सभी चीज़ें आती हैं। और स्तन ग्रंथियाँ, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ जो वक्ष में स्थित होती हैं। तो आइए हम लोग इसकी पहले तो संरचना देख लेते हैं। ये जितनी भी अंग हैं, इसके अंतर्गत जो क्रियाएं हैं इसमें, जैसे अंडों का उत्सर्जन होना, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, ठीक है ना। फिर निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे कि जान रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है वो गर्भाशय में ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे 9 महीने तक रहता है, जिसे गर्भावस्था कहते हैं। और फिर बच्चे का बर्थ होता है, ठीक है ना। बर्थ के बाद शिशु केयर। तो हम लोग पहले चित्र के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझते हैं। एक चित्र बनाते हैं। ये चित्र एक उल्टी नाशपाती के आकार का गर्भाशय होता है। यहाँ पर मैंने ये एक नली बना दी जो आगे चल के इस तरह से मुड़ी हुई है, और ये अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे झालर कहते हैं। इसी तरह से ये पहले तो यहाँ पतली और पतली के चार के ये पतली नली, फिर आगे थोड़ी चौड़ी हो गई और मुड़ कर के कीप के आकार के ये संरचनाएँ बनाती हैं ये। और ये आगे चल के ये एक नली में खुलती है ये। तो हमें लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आ रहा होगा कि हमने ये क्या बनाया है। यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन है जिसे पेशी अस्तर बोलते हैं, गर्भाशय पेशी अस्तर। ये हम इसका नामांकन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे बाहर यहाँ जैसे कि देख रहे हैं योनि द्वार, योनि द्वार। अभी ये पूरा नहीं बना है, इसमें यहाँ पर तरह से अंडाशय, ये है अंडाशय। अंडाशय या ओवरी जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिसमें से ओवम का फॉर्मेशन होता है और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। अंडाशय, अंडाशय जिससे लगा होता है इसे हम स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। और ये जो श्रोण की वाल होती है उससे भी ये अटैच होता है, जिससे बीच में सदा होता है। ये अंगुली जैसी जो प्रोजेक्शंस हैं इसे झालर कहते हैं, झालर या फिम्बरी, फिम्बरी कहते हैं। और ये आगे इसके पीछे देखिए तो कीप के आकार का, जिसे कीपक, कीपक या इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कहते हैं। और कीपक के आगे वाली जो एरिया है जिसे एम्पुला, एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका, एम्पुला या तुम्बिका बोलते हैं। ये नली आगे चल कर के जो इसका अंतिम सिरा है, क्या है? अंतिम सिरा। एक चीज़ और देखिएगा, जब ओवरी से स्टार्ट होकर के गर्भाशय की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रारंभिक सिरा हो गया और ये अंतिम सिरा। तो अंतिम सिरा कैसा है? सकरा है, पतला है, इसे संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं, इस्थमस, इस्थमस कहते हैं। ये तीनों मिल करके ये पूरी
जो नली है, इसी नली को ओविडक्ट या अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी नाम से ही पता चल रहा है कि इससे जो ओवरी से ओवम बनेगा, इसी के द्वारा ले जाया जाएगा, इसका वाहन करेगा। इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। तो फैलोपियन नलिका कितनी हो गई? 2 हो गई। अब ये जो फैलोपियन नलिका जहाँ से जुड़ती है इस संकीर्ण पथ, ठीक है ना, ये अंतिम सिरा होता है। ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसे गर्भाशय, गर्भाशय या यूटेरस कहते हैं, ठीक है ना। ये यूटेरस के अंदर ये जो खाली जगह है, ठीक है ना, इसे हम यूटेराइन कैविटी या गर्भाशयी गुहा कहते हैं। लिख लेते हैं, गर्भाशयी गुहा, गर्भाशयी गुहा, ठीक है ना। ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय का जो निचला हिस्सा है यहाँ, ठीक है ना, ये जो ग्रीवा का काम करता है, इसे गर्भाशयी ग्रीवा, गर्भाशयी ग्रीवा या सर्विक्स, सर्विक्स कहते हैं। और ये जो गर्भाशयी ग्रीवा है, यहाँ गर्भाशय से और गर्भाशय के बीच में एक नाल है, इस नली को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये जो गर्भाशय एक नली में खुलती है, इस नली को योनि, योन या वैजाइना, वैजाइना कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है ये पूरी संरचना आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। यहाँ जो गर्भाशय का जो अस्तर है, ये 3 स्तर से बना हुआ है, ठीक है ना। सबसे बाहर की जो अस्तर है, जिसे हम परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसके बाद जो ग्रीन से हमने बनाया है, ठीक है ना, इसे गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो अंतिम स्तर है, जिसे हम इंडोमेट्रियम या गर्भाशयी अंत स्तर कहते हैं, जो गर्भाशयी गुहा को घिरे रहता है, ठीक है ना। तो ये 3 स्तर होते हैं, इनके तीनों स्तर की कुछ अलग अलग काम है। जो बाह्य पतला स्तर है, इसकी बाह्य संरचना बनाता है। जो मध्य स्तर या मायोमेट्रियम है, खासकर प्रसव के समय कुंचन, क्रमाकुंचन का काम करता है, संकुचन का काम करता है, जिससे डिलीवरी होने में आसानी होती है। और ये जो आंतरिक स्तर है, ठीक है ना, ये खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या आवर चक्र के समय साइक्लिक परिवर्तन होता है। ये टूट करके इसके ऊतक और ब्लड साइकिल के अंत में बाहर आते हैं और फिर नया इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है। आइए हम लोग इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अंडाशय। अंडाशय या ओवरी, अंडाशय या ओवरी, ओवरी जो इसके प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसे प्राथमिक लैंगिक अंग, जैसे कि मेल में क्या प्राथमिक लैंगिक अंग था? टेस्टिस। यहाँ पर प्राथमिक लैंगिक अंग है ओवरी या अंडाशय। ये जो अंडाशय है, इसकी जो संरचना हम लोग देख लें तो ये लगभग अंडाकार होती है। और जो गर्भाशय होता है, वो गर्भाशय के जो स्नायु होते हैं या लिगामेंट, इस तरह से लिगामेंट, लिगामेंट से जुड़ा होता है। और जो श्रोण की दीवार होती है, उससे ये सदा होता है। ये इसके जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम कहते हैं। और इसके अंदर जो पूरी ये संरचना है, इसे गर्भाशयी पीठिका, अंडाशयी पीठिका, अंडाशयी पीठिका, ये अंडाशयी पीठिका के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक को हम वल्कुट और दूसरे को मेडुला कहते हैं। मतलब हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो बीच की एरिया है,
बीच की एरिया, इसे कहेंगे अंडाशयी मेडुला, ठीक है ना। क्या कहेंगे? मध्यांश। और ये जो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, यहाँ से यहाँ तक की चारों तरफ होता है, इसे पेरिफेरल या परधीय बलकुट कहते हैं। इस परधीय बलकुट में ही हजारों की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल होते हैं, जो प्रत्येक साइकिल में ओवम बनकर बाहर आते हैं। उसकी प्रक्रिया हम आगे बताएंगे। तो ये पूरा अंडाशय है। इसका जो लंबाई है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और अंडाशय की जो संख्या होती है कितनी होती है? 1 पेयर, 1 जोड़ा। और इसका काम क्या होता है? इसका जो काम है वो ओवम का बनना, ओवम या अंडाणु बनता है। और इसमें हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमें लग रहा है ये आपने इसमें अंडाशय के बारे में अच्छे से देख लिए होंगे। 1 जोड़ा अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, जो गर्भाशय के दोनों तरफ या श्रोण के दोनों तरफ स्थित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो अगला पॉइंट है, अंडाशय से लगा हुआ जो अगला हिस्सा है, जो झालरनुमा हिस्सा होता है और जाके गर्भाशय से जुड़ जाता है, उसे कहते हैं ओविडक्ट या अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं। ये ओविडक्ट एक सहायक नलिका है। क्या है? सहायक नलिका। तो ये जो सहायक नलिका हैं वो कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेल में आप लोगों ने देखा था कि रेटे टेस्टिस, वास एफरेंसिया और एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये सहायक नलिकाएं थी। यहाँ पे जो सहायक नलिका है, पहले तो ये ओविडक्ट है, जिसे अंडवाहिनी, फिर ये अंडवाहिनी से अंडा पहुँचता है कहाँ? गर्भाशय में, गर्भाशय और फिर वजाइना या योनि से होता हुआ। तो ये तीनों इसकी सहायक नलिकाएं हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अंडवाहिनी। जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में सबसे पहले देखें कि अंडे से लगा हुआ एक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम झालर या फिम्बरी कहते हैं। झालर या फिम्बरी कहते हैं। ये झालर होता है, जैसे ही अंडाशय से कोई अंडा मोचित होता है या उसका अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, एक तरह से आकर्षित करता है या उसे संग्रह करने का काम करता है झालर या फिम्बरी, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो खास बात है, फिम्बरी के आगे एक कीपक होता है, कीपक या इनफंडीबुलम, ठीक है ना। इनफंडीबुलम जो कीप के आकार की संरचना होती है, जो एक को संग्रह करने का काम करता है, आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। फिर इसका जो तीसरा पार्ट होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं या तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं, ठीक है ना। एम्पुला जहाँ थोड़ा चौड़ी नलिका होती है, यहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। और आगे जो गर्भाशय से जुड़ी हुई सक्रिय संरचना है, जिसे संकीर्ण पथ या इसी को इस्थमस कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो इसका अंतिम सिरा, तो अंतिम सिरा ओविडक्ट का होता है ये संकीर्ण पथ, ये अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा, ठीक है ना। और इसका जो प्रारंभिक सिरा है वो कीपक है, जिसमें झालर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ओविडक्ट जो ओवा को ओवरी से गर्भाशय तक पहुंचाने में सहयोग करता है। तो आइए हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन देखते हैं।
गर्भाशय, गर्भाशय या यूटेरस। यूटेरस की संख्या कितनी होती है? एक होती है, और एक उल्टी नाशपाती के आकार का, उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना, उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है, और इसे बच्चेदानी भी कहते हैं, बच्चेदानी या उम्ब, उम्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि जो ये उल्टी नाशपाती के आकार की जो संरचना है, इसके में ये फैलोपियन नलिका जा रही है, इसमें 3 स्तर होते हैं, एक बाह्य स्तर, फिर एक पेशी स्तर और एक आंतरिक स्तर। जो आंतरिक स्तर होता है इसे एंडोमेट्रियम, और जो मध्य स्तर होता है इसे मायोमेट्रियम, और बाह्य स्तर होता है इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसे परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, बीच वाले को गर्भाशय, पेशी स्तर, पेशी स्तर या मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे आंतरिक है जिसे हम गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय अंतःस्तर या इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम। इन तीनों के काम हैं। ये जो गर्भाशय का जो पेशी स्तर है, ये खासकर प्रसव के समय संकुचन का काम करता है। संकुचन, क्योंकि ये स्मूथ मसल का बना होता है जिसमें संकुचन के कारण लेबर होता है और प्रसव आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। और जो ये गर्भाशय जो अंत स्तर है, ये आवर्त चक्र जो होता है उसमें साइक्लिक परिवर्तन होता रहता है। ये हर साइकिल में टूटती और बनती है। एक बार टूटेगी, ब्लड के रूप में, ऊतक के रूप में शरीर से बाहर आएगी, ठीक है ना, और फिर दूसरे साइकिल में फिर इसका निर्माण होता रहता है, ठीक है ना। और ये जो इसका ये अंतिम सिरा है, ये एक, जैसे बताए थे, नाल में खुलती है जिसे योनि कहते हैं, और ये योनि द्वार होती है, ठीक है ना। ये दोनों मिल करके, योनि और ये जो गर्भाशय ग्रीवा नाल है, कौन सा? ग्रीवा नाल या सर्वाइकल केनाल है, ये दोनों तीनों मिल करके, ठीक है ना, ये बनाती हैं जन्म नाल या बर्थ कैनाल, ठीक है ना। ये बर्थ कैनाल बनाती हैं। तो हमें लग रहा है गर्भाशय में काफ़ी जानकारी आप लोग ले चुके हैं। हम लोग इसके आगे देखते हैं। गर्भाशय के बाद हम लोग देखेंगे बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसमें हमने चर्चा भी किया था, स्टार्ट में भी चर्चा किया था कि इसमें जो मुख्य अंग हैं, जैसे जघन शैल या मोन्स प्यूबिस, ठीक है ना। दूसरा बृहद भगोष्ठ या इसी कहेंगे लेबिया मेजोरा या लेबियम मेजोरा। और ये होगा लघु भगोष्ठ
लेबियम माइनोरा। ठीक है ना। चौथा जो होगा ये होगा हाइमेन या योनिच्छद या हाइमेन। और ये जो पांचवा होगा क्लाइटोरिस भागशेफ या क्लाइटोरिस कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं जघन शैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और योनिच्छद और भागशेफ। चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं ये सारी चीजें। बाह्य जननेंद्रिय, ये हमने ये बना दिया। ये थोड़ा सा फूला गद्दी नुमा हिस्सा है जो वसा और वसा ऊतक से के कारण फूला हुआ है और इसमें जघन हेयर्स पाए जाते हैं, त्वचा पर हेयर्स पाए जाते हैं। और इसके आगे ये एक कोहनाकार की संरचना है जो वसी ऊतक और ग्रंथिल ऊतक के कारण फोल्डिंग हो गई है, फोल्ड हो गई है, मोटी संरचना होती है। इसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस या जघन शैल। तो जघन शैल वो संरचना होती है जो श्रोण रीजन में सबसे बाहर की तरफ मोटी गद्दी, वसा की मोटी गद्दी होती है, उसके ऊपर सघन बाल हेयर्स लगे होते हैं। ये मोन्स प्यूबिस है। मोन्स प्यूबिस के बीच में एक त्रिकोणाकार संरचना है जो फोल्डिंग्स, होस्ट की तरफ फोल्डिंग, मोटी फोल्डिंग्स होती है, जिसे बृहद भगोष्ठ कहते हैं या लेबियम मैजोरा कहते हैं। इसके बीच में ये इस तरह से एक पतली और झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। इसको कहते हैं लघु भगोष्ठ या लेबियम माइनोरा। इसे लेबियम माइनोरा कहते हैं। और इस पूरी जो एरिया है इसके अंदर, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल, प्रकोष्ठ कहते हैं। इस प्रकोष्ठ में यहाँ पर इस तरह से एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग कहते हैं वैजाइनल ओरिफिक या योनि द्वार। और इस योनि द्वार जो है वो एक मेम्ब्रेन से ढकी होती है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं योनिच्छद। यहाँ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं योनिच्छद या हाइमेन कहते हैं। और इस योनि द्वार के ऊपर एक और द्वार होता है जिसे मूत्र द्वार या यूरेथ्रल ओरिफिक या मूत्र द्वार कहते हैं। यहाँ पर एक और इस तरह से फोल्डिंग जैसी संरचना होती है, अंगुली जैसी संरचना होती है, जिसे क्लाइटोरिस या भागशेफ या क्लाइटोरिस कहते हैं। ये जो क्लाइटोरिस है ये बिल्कुल जैसे पुरुष शिश्न उत्तेजित होता है, ये भी उत्तेजना, इसमें भी उत्तेजना आती है। ठीक है ना। तो ये जो योनिच्छद है या हाइमेन है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये खासकर मैथुन या संभोग के समय फट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है ना। कुछ लोग इसे कौमार का प्रतीक मानते हैं। किसका?
कौमारी, कौमारी या वर्जिनिटी का प्रतीक मानते हैं, जबकि ये उछलने से, तेज दौड़ने से, घुड़सवारी करने से, या एक टेम्पोन, टेम्पोन शब्द लिखा हुआ है, टेम्पोन, टेम्पोन वास्तव में टेम्पोन जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो वेजाइना के अंदर रुई की तरह का एक गोलीकार संरचना अंदर घुसेड़ दी जाती है, जिससे वो ब्लड को उसमें शक कर जाता है, फिर उसे समय पर निकाल दिया जाता है, उसे टेम्पोन कहते हैं। तो टेम्पोन के घुसेड़ने के कारण भी ये जो ओनित छड़ है वो फट जाती है। तो ये ओनित छड़ कई कारणों से फट जाती है पहला संभोग करने से पहले। तो ये एक प्रमाणित कौमार का प्रतीक नहीं है हाइमेन या योनित छड़, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है इसके सभी पार्ट्स जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके आगे का देख लेते हैं। जो स्तनी प्राणी होती है उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक उसका मेन कैरेक्टर होता है। जो स्तन ग्रंथि खासकर स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां जो वक्ष क्षेत्र में स्थित होती हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देख रहे हैं स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां या मैमरी ग्लैंड, ठीक है ना। जो मैमरी ग्लैंड होता है 1 ईयर वक्ष पे स्थित होता है, जैसे कि ये, और इसमें फैटी ऊतक के कारण ये शरीर से थोड़ा उभरा होता है, ये गोलाकार संरचना होती है, और ये बीच में निप्पल होता है, या इसे चूचुक या निप्पल कहते हैं। इस निप्पल के चारों तरफ ये राउंड ये एरिया थोड़ा डार्क होता है, रंगीन और डार्क होता है, जिसे एरियोला या चूचुक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। ये उभरा हुआ हिस्सा जिसमें खासकर वसी ऊतक के कारण ये फूल जाता है, इसको थोड़ा सा इसकी आंतरिक संरचना हम लोग देख लेते हैं, और इसे हम कहेंगे ब्रीस्ट। क्या कहेंगे? ब्रीस्ट की संरचना है, ठीक है ना। तो एक पेयर स्तन ग्रंथियां फीमेल के चेस्ट रीजन में स्थित होती हैं, जिसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं। ये निप्पल वाला पोर्शन बना दिया, ठीक है ना। इधर ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, यहाँ पर ये फैट्स जमा होती है इसके बीच में, जिसके कारण ये फूला हुआ हिस्सा नज़र आता है। और ये इस तरह से इसमें लोब्स पाए जाते हैं, और ये जो लोब्स हैं उनकी संख्या होती है 15 से 20, जिसे मैमरी लोब्स कहते हैं। इन मैमरी लोब में इस तरह से अंगूर की जैसी ये संरचनाएं भरी होती हैं, जिसे कूपिका, एल्वेलस या एल्वेलाई कहते हैं। ये पतली पतली डक्ट के माध्यम से, मैमरी डक्ट के माध्यम से ये खुलती है, ठीक है ना। ये आगे चल करके ये थोड़ी सी मोटी संरचना बनाती हैं, जिसे तुम्बिका कहते हैं, और आगे ये, ठीक है ना। तो ये हो गया स्तन पालिका, जिनकी संख्या होती है 15 से 20, और प्रत्येक स्तन पालिका में गोली गोली संरचनाएं, जिसे कूपिका या एल्वेलस कहते हैं। और ये एल्वेलस ये स्तन नलिका या मैमरी डक्ट के द्वारा एम्पुला में खुलती है।
या तुम्बिका में, ये तुम्बिका या एम्पुला। और ये जो एम्पुला है आगे चल कर के लैक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे बाय ओरिफिक में खुलती है, इसे कहते हैं निप्पल या चूचुक कहते हैं। यहाँ पर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ ये ग्रंथिल एरिया होती है जिसे चुच्चुक पृष्ठ या एरियोला कहते हैं। तो इस तरह से ये स्कूपिकाओं में ही जो वसा ऊतक से भरा होता है जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और ये मिल्क यहाँ ल्यूमेन या साइनस होता है, एम्पुला में इकट्ठा होते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पे ये बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस।